आ जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही हम समझ रहे हैं। एटम के बारे में अपने को चर्चा करनी है। किसके बारे में? एक्चुअली थ्योरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कोई मटेरियल है, किसका बना हुआ है हमें नहीं पता। पहले सबसे पहले तो पंच तत्व आते थे, याद है कि नहीं? वो पंच तत्व की कहानी बहुत पुरातत्व हुई। साइंटिफिक चालू हुई, वो चालू हुई डाल्टन साहब से। कहां से? डाल्टन साहब। उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ पंच तत्व की कहानी वो ठीक है, उस पर हम नहीं बात करते हैं अभी। डाल्टन साहब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें, डाल्टन थ्योरी, इन्होंने बोला कि असलियत में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। क्या है? और सभी मटेरियल एटम के बने हुए होते हैं। और सभी मटेरियल किसके बने हुए होते हैं? एटम के बने हुए होते हैं। ये इन्होंने बोला और दुनिया ने इनकी बात मानी भी सही। दुनिया ने इनकी बात, इन्होंने सबसे पहली थ्योरी हमारे लिए आई थी, वो इन्होंने ये बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट, मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स। स्मॉलेस्ट यूनिट इन्होंने मानी एटम। क्या मानी? जो कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इन्होंने ये बोला न्यूट्रल होता है साहब। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, न्यूट्रल होता है, अच्छी बात। और इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट एटम्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अच्छा, उन्होंने ये भी बता दिया कि पर किसी ने पूछा क्या हर मटेरियल में सेम एटम होते हैं? नहीं। उन्होंने बोला अगर मटेरियल अलग है तो एटम, ये उन्होंने बोल दिया कि ऑल मटेरियल्स हैव डिफरेंट एटम्स, पर इनकी एक सिंगल यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बेसिकली एटम होती है और वो न्यूट्रल होती है। बस इतना ही बोला इन्होंने। ये डाल्टन साहब की थ्योरी थी। काफी चीज उन्होंने के प्रूफ भी दिए, जिन्होंने काम भी करा। हमें उससे मतलब होता है जो फाइनल थ्योरी अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट अपनी एटम आई, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ऑल मटेरियल्स हैव डिफरेंट। अरे सो मत, अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुरी वाली बात इसका बना हुआ है। ठीक है भाई, बढ़िया चलता रहा। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इनकी थ्योरी को फेल मान ली गई। थ्योरी जब तक काम करती है, जब तक उसका कोई फ्लॉ, ऐसे नहीं तुमने कोई थ्योरी दी कोई मान लेगा। साइंटिस्ट होने चाहिए, इंटरनेशनल पेपर छपने चाहिए, ऐसे नहीं मैंने थ्योरी दी दुनिया खत्म होने वाली है, अरे हाँ ना बोल यार, अब सब मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यू शुड हैव अ प्रूफ, और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला कोई भी होना। 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किसने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो बेसिकली इसका इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो ये फेल हो गए। कौन हो गए? क्या हो गए? फेल। फिर थ्योरी आई किसकी? जे थॉमसन साहब की। किसकी? 1897 में उन्होंने थ्योरी दी, जिन्होंने बोला प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोला? प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल आप बोल सकते हो, जे थॉमसन मॉडल, या प्लम, सुना है क्या प्लम पुडिंग मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल बेसिकली तरबूज में बीज। असली में हर साइंटिस्ट की क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जो ये बोल चुके थे, इसके आगे इन्होंने रिसर्च चालू करी, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस थी। इन्होंने बोला कि एटम तो है स्मॉलेस्ट यूनिट, पर उसके अंदर भी कुछ है, कि असलियत में एटम एक गोला है। इन्होंने क्या बोला प्लम पुडिंग मॉडल में? कि एटम एक गोला है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज का। किसका? पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, स्फीयर टाइप चीज है। उन्होंने ये बोला एटम के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स उसमें वैसे ही बिखरे हुए हैं जैसे कि आप समझो बीज कहीं पे भी बिखरे होते हैं। किसमें? तरबूज में। किसमें? जैसे तरबूज में बीज, वैसे पॉजिटिव गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए होते हैं, और एक कुल मिला के न्यूट्रल होता है, और ये कुल मिला के, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज। इन्होंने बोला कि एक गोला मान लो पॉजिटिव चार्ज का। किसका? एक पॉजिटिव चार्ज का गोला मान लो, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला ये चीज एटम होती है, ये चीज, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। क्या बोला गया? काफी दिनों तक इनकी बात मानी गई, पर शायद 1920 या 19 मेरे को एग्जैक्टली सन तो नहीं यार, कुछ 1920 के आसपास एक और चीज हुई जिसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सुना है आपने कभी? मैं वो समझाता हूं व्हाट डज दिस मीन। समझना क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लो कोई एटम है, क्या है? उसमें अगर हम कोई लाइट गिराएं, उसमें कोई बेसिकली समझो कि कोई एटम है, बहुत सारे एटम हमने एक साथ रख दिए एक मटेरियल के, उन पे हम कोई लाइट गिराएं, ऐसे समझो उस लाइट में, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे समझो वेवलेंथ है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसा समझो। असलियत में एक फिक्स्ड रेंज होती है। अपन ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है जिसमें सारी वेवलेंथ है, जिसमें, और वो इस एक मटेरियल पे गिरी,
वो मटेरियल से गिरकर जो बची उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ले गया ZNS। अरे हाँ ना बोल यार, केमिस्ट्री में कहीं सुना होगा तुमने, सुना है क्या? जो फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है ना? तो ऐसा समझो कि एक लाइट आ रही है, क्या आ रही है? एक लाइट आ रही है, उसको मटेरियल के एटम्स पे गिराया और जो लाइट बची उसको उस पे ZNS में ले लिया गया। ME किसे बोलते हैं? यहां से निकला और जो बचा उसको यहां ले लिया और जो इसमें से निकला उसको अलग जगह ले लिया। समझना अच्छे से, हमने एक मटेरियल पे लाइट गिराई, हमने एक मटेरियल पे लाइट बोलना सही शब्द नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराई। क्या गिराई? ऐसा समझो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी उसमें वेवलेंथ है। जब उनको गिराया तो इस मटेरियल में से लाइट गिरी, पास करी, जो बच गई उसको एक ZNS की स्क्रीन पे ले लिया, फोटोग्राफिक प्लेट पे। उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या चीज? अब इसमें कुछ कुछ हुआ, वो कुछ कुछ होने के बाद जो उसने छोड़ा उसको हमने फिर एक और प्लेट पे लिया, नहीं आया। उसे क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। तुम्हें नहीं आया, नहीं आया। असलियत में आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अगर आपने बोर मॉडल पढ़ाओ तो ये कुछ एनर्जी लेके अपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कोई भी एनर्जी ले लेता है या फिक्स फोटोन लेता है? जैसे हाइड्रोजन हो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऐसे हर एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग है तो एक फिक्स फोटोन ही लेता है वो। अरे हाँ ना बोल यार, तभी अपर एक्साइटेड स्टेट में जा पाता है। ये तो बाद में पता पड़ा बोर मॉडल में, मैं तो आपको इसे फील करने के लिए बता रहा हूं, पर ये तो बाद में एक्सप्लेनेशन आएगा। ये एमिशन स्पेक्ट्रम पहले आ चुका था। पहले कैसे जाना जाता था कि कौन सा मटेरियल कौन सा है? हर एक एटम का ये स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसे अगर लाइंस आएंगी तो आयरन है, ऐसे आएगी तो नियोन है। हमने उन्हें नाम दे दिया। अरे हाँ ना बोलिया। और वो हर एटम का अलग अलग है। तो एवरी इंडिविजुअल एटम हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एमिशन स्पेक्ट्रम और नियोन के लिए फिक्स्ड है। अगर कहीं पे भी ऐसा दिखे तो समझ जाओ ये नियोन है, समझ जाओ ये। तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे अच्छा लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम? सपोज मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा लेमैन की भाषा में कि अगर हम एक मटेरियल के एटम से एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराएं जिसमें सारी वेवलेंथ हो, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है। जो बच के लाइट निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? और जब मटेरियल में कुछ कुछ होता है और फिर वो कुछ छोड़ता है, ये छोड़ता क्यों है? क्या वो अपर एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस नीचे कूदता है? जो बाद में पढ़ोगे आप यार, हाँ ना बोल। तो फिर वो फोटोन छोड़ता है। यार मुझे लगा नहीं, तो मैं आया कि नहीं आया? तो वो जो मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पे उसे क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। पहले तो कुछ कुछ चमका। और ये हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड है, हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड है कि भैया नियोन के लिए ऐसा एब्जॉर्प्शन, ऐसा एमिशन। ये जब देखा गया हर मटेरियल के अलग, इस बात को जे थॉमसन साहब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूर तो पता ही नहीं लगी इनको कि ऐसा क्या हो रहा है। ये क्या मेरी बात क्लियर है? असलियत में इसके पैरेलल में एक और एक्सपेरिमेंट हो गया था, रदरफोर्ड। कौन सा? उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे अपन अल्फा स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग। उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुछ नहीं बता पाई इसके बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? इसलिए सबसे पहले डाल्टन साहब आए। वो क्यों फेल हुए? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन, वो कुछ नहीं कर, वो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कर पाए। फिर उनसे पूछा ये बताओ एमिशन एब्जॉर्प्शन, तो भी वो कुछ भी बता नहीं पाए। बोलो क्लियर है? तो उसके बाद उन्होंने ये जे थॉमसन साहब ने ये बोला, जो कुछ कुछ बातों को एक्सप्लेन कर पाए, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर पाए वो, जो ये नहीं कर पाए थे। पर ये भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन। और व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम? क्या क्लैरिटी है? उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। कौन आया? जो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आया बोर मॉडल। कौन आया? फिर आया कौन? समरफील्ड। समरफील्ड। वो अपने कोर्स में अपन बोर पे ही रुक जाएंगे। अपन कहां रुक जाएंगे? अपन वहीं तक पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद भी मॉडल आ चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल पाथ भी दिखाते हैं। वो फिर हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। क्या होता है? 2 पाई। अबे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो होता है केमिस्ट्री में यार। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। जो भी होता ठीक है, वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज और वो सब बहुत बात की बात है। अपन यहां तक पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहली बात, अगर कहानी की शुरुआत करें तो पहले शायद पंचतत्व बताए गए थे। क्या बताए गए थे? पंचतत्व बताए गए थे। वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, चीजों में लिखा है, उसको निकालते हुए साइंटिस्ट की भाषा में सबसे पहले डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है?
जिन्होंने बोला कि ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम एंड एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल एंड एटम इज अ and it is different for all the other different materials, but he could not explain the emission and absorption spectrum and he could not explain the existence of electrons. क्या मेरी बात क्लियर है? इतनी बात अपने को डाल्टन साहब के लिए लिखनी चाहिए। तो पहले डाल्टन की थ्योरी लिखो, फिर जो मैं उसके फेल होने के कारण है वो लिख लेता हूं, फिर आपको सीक्वेंस में लिखाता चलते हैं सब कुछ अच्छे से। सिर्फ ये लिखना है डाल्टन, डाल्टन लिखना है बस, बाकी मैं लिखा रहा हूं। लिखो रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। मॉडर्न की शीट लाया हो तो कोई दे देना मेरे को। रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, सिंपल छोटी सी हेडिंग डाल लो और लिखो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड it does not explain the emission and absorption spectrum, it does not explain the emission and absorption spectrum, does not explain the emission and absorption spectrum. Emission and absorption spectrum. बोलो क्लियर है? अब छोटी सी हेडिंग डाल लो, मतलब ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। मेरे को शीट दे दो मेरे को यार, मैं देखूं तो सही क्या क्या उसमें देना है। शीट भी नहीं देते, अब मैं नहीं लिखा रहा, नहीं दो मत दो, ठीक है? सब लोग अपने बैग में छुपा के बैठे हैं। कबूतर हिल जाए थोड़ा सा दे दे। हाँ, मतलब ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन लिखो। अगर हम किसी मटेरियल के एटम से, अगर हम किसी मटेरियल के एटम से एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को पास करें, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को पास करें, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को पास करें एनर्जी को पास करें जिसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ मौजूद हों, जिसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ मौजूद हों, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वेवलेंथ्स मौजूद हों, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है, तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचकर निकल आए, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचकर निकल आए उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए, उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए, तो जो मिलेगा वह उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, वह उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो वह उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा।